Hello, everybody. Welcome to Ashish Singh Lectures. I am Madhiya Khan, your friend who is here to help you with your English language. ठीक है, तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं एक पोयम जिसका नाम है फायर एंड आइस। आग और बर्फ, गर्म और ठंडक। ठीक है, हमारे जो पोयम है उसका नाम क्या है? फायर एंड आइस। ठीक है, जो किसने लिखी है, इसके पोएट कौन है? रॉबर्ट फ्रॉस्ट। हमने इससे पहले जो पोएम पढ़ी थी, है ना, उसके भी ऑथर कौन थे, उसके भी पोएट कौन थे? रॉबर्ट फ्रॉस्ट। बिकॉज रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो है ना, एक इम्पॉर्टेंट ऑथर थे अपने टाइम के। ठीक है, तो इनके बारे में थोड़ी आप नॉलेज रखना। चलो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा ऑथर के बारे में जान लेते हैं। रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट, मार्च 26, 1874 टू जनवरी 29, 1963 वाज एन अमेरिकन पोएट। ठीक है, मैं इनका नाम आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि इनका पूरा नाम क्या है, रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट। ठीक है, इस साल में ये बॉर्न हुए थे, इस साल इनकी डेथ हुई थी। ठीक है, एक अमेरिकन पोएट है, लेकिन इनका जो काम है ना, इनकी जो बुक्स हैं, इनकी जो स्टोरीज हैं, वो पहले कहाँ पब्लिश हुई थी? वो पहले पब्लिश हुई थी इंग्लैंड में। उसके बाद इनका काम यूनाइटेड स्टेट्स में पब्लिश होने लगा। ठीक है, ये किस लिए जाने जाते हैं? ये जाने जाते हैं अपने रियलिस्टिक डिपिक्शंस, सॉरी, ठीक है, तो ये किस लिए जाने जाते हैं? ये जाने जाते हैं अपने रियलिस्टिक डिपिक्शंस के लिए ऑफ रूरल लाइफ। ये मैं आपको समझा चुकी हूँ, हमारी जो इससे पहले पोएम थी। ठीक है, उसमें रियलिस्टिक डिपिक्शंस बिल्कुल रियल है ना, रियलिस्टिक, रियल। ठीक है, उसकी रियलिस्टिक डिपिक्शंस हैं किसकी? रूरल लाइफ की, जो गांव में कैसी जिंदगी होती है, लोग कैसे रहते हैं, उन सब चीज़ों का रियलिस्टिक डिपिक्शन। ठीक है, उस चीज़ को दर्शाना, उसके लिए सबसे ज़्यादा जाने जाते हैं। और उसके अलावा ये किस लिए जाने जाते हैं? फॉर हिज कमांड ऑन अमेरिकन कोलोक्वल स्पीच। ठीक है, जो हम इनफॉर्मली वर्ड्स यूज़ करते हैं ना, उन्हें हम कहते हैं कोलोक्वल। ठीक है, तो उसके लिए उनका जो कमांड है उस पर बहुत अच्छा होने की वजह से वो उस लिए भी जाने जाते थे। Frequently honored during his lifetime, Frost is the only poet to receive 4 Pulitzer Prizes for poetry. ठीक है, फ्रिक्वेंटली, बार बार सम्मानित किए जाते थे प्राइजेस से, हर चीज से। और फ्रॉस्ट सिर्फ अकेले ऐसे ऑथर हैं जिन्होंने 4 बार प्यूलिट्जर प्राइज जीता। ठीक है, तो ये थी हमारे ऑथर के बारे में थोड़ी सी नॉलेज। नेक्स्ट स्लाइड। चलो, तो पोएम क्या है वो देखते हैं। Some say the world will end in fire, some say in ice. From what I have tested of desire, I hold with those who favor fire. ठीक है, तो इसका कहने का मतलब क्या है कि कुछ लोग कहते हैं कि जो वर्ल्ड है वो कैसे एंड होगा, कैसे खत्म होगा? आग में। कुछ कहते हैं बर्फ में। फ्रॉम वॉट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर। ठीक है, यहाँ पे क्या मतलब हुआ कि जितना मैंने जाना है डिजायर से, डिजायर्स आपकी इच्छा, आपकी कामना। ठीक है, आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर। तो इस हिसाब से मैं भी उन्हीं का फेवर करूंगा जो फायर का फेवर कर रहे हैं। ठीक है, फेवर करना, पक्ष लेना। ठीक है, अब इसकी एक्सप्लेनेशन देख लो। Some people suggest that the world will end by fire, while others say that it will end by ice. The poet says that he is aware about the burning desires of human emotions. So he will favor those who say that fire will end the world. ठीक है, तो कुछ लोग क्या सुझाव देते हैं? सजेस्ट का मतलब हो गया सुझाव देना, कि जो वर्ल्ड है वो फायर से एंड होगा। और कुछ क्या कहते हैं कि नहीं, आइस से एंड होगा। ठीक है, तो पोएट क्या कहता है कि वो बहुत अच्छे से परिचित है, वो बहुत अच्छे से परिचित है लोगों के बर्निंग डिजायर्स से। बर्निंग डिजायर्स, बर्निंग का मतलब क्या होता है? जलना। डिजायर्स, इच्छा, ऐसी इच्छाएं जो खत्म नहीं होती हैं कभी, जिनके लिए लोग मतलब इतना एक्सट्रीमली सोचते हैं ना, जो कि भाई ये चीज़ तो होनी ही चाहिए, चाहे वो कुछ भी हो, कि मेरे पास पैसा होना ही चाहिए, ये चीज़ इसके पास है, मेरे पास होनी ही चाहिए। ठीक है, ऐसी डिजायर्स। ठीक है, इसीलिए वो क्या कह रहा है
कि मैं उन्हीं लोगों का फेवर करूंगा जो कहते हैं कि दुनिया जो है वो आग से खत्म होगी। द फायर सिंबलाइजेज बर्निंग डिजायर्स। यहाँ फायर क्या सिंबलाइज कर रही है? यहाँ हमने फायर किस कॉन्टेक्स्ट में यूज किया है? बर्निंग डिजायर्स, लोगों की एक्सट्रीम इच्छाएं, लोगों की ऐसी इच्छाएं जिसमें वो भूल जाते हैं कि क्या उचित है क्या अनुचित है, रॉन्ग और राइट भूल जाते हैं, ऐसी इच्छाएं। ठीक है, ये क्लियर हुआ? देख लो एक बार। चलो नेक्स्ट। अब पोएट ने आगे क्या लिखा है? बट इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, पेरिश मतलब डाई, ठीक है, खत्म होना। आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हेट टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन इज आइस इज ऑल्सो ग्रेट एंड वुड सफाइस। ठीक है, तो क्या कहते हैं आगे पोएट कि अगर इस दुनिया को दो बार ही खत्म होना है, क्योंकि दो अलग अलग सजेशंस आ रहे हैं ना लोगों के, कुछ लोग कह रहे हैं आग, कुछ लोग कह रहे हैं बर्फ, है ना? तो ऑथर क्या कहते हैं, पोएट जो है वो क्या कहते हैं कि अगर ऐसा है कि दुनिया दो बार ही खत्म होनी है, ठीक है, पेरिश होना, खत्म होना, मर जाना, है ना, तो मुझे लगता है कि मैं हेट के बारे में भी अच्छा खासा जानता हूँ। हेट मतलब होता है घृणा, नफरत। टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज ऑल्सो ग्रेट, डिस्ट्रक्शन तबाही, ठीक है, तो तबाही के लिए आइस भी अच्छा ऑप्शन है। ठीक है, वो इस तरीके से बोलते हैं कि फिर तो आइस भी ठीक है। एंड वुड सफाइस, सफाइस कहाँ से आया है वर्ड? सफिशियंट, सफिशियंट होना कोई चीज, पर्याप्त मात्रा में होना, इनफ होना, सेटिस्फैक्शन। ठीक है, अब इसका एक्सप्लेनेशन देख लो। द आइस इज अ पैरेलल टू आइस कोल्ड हेट्रेड, but if the world were to end twice, the speaker feels that based on his or her knowledge of human hatred, ठीक है, यहाँ पे हमारे जो ऑथर हैं वो क्या है? मेल है, तो मेल के लिए हम वर्ड यूज करते हैं हिज, ठीक है, और अगर फीमेल ऑथर होती तो हम यूज करते हैं हर। ठीक है, उनकी नॉलेज ऑफ ह्यूमन हेट्रेड, ice would be equally powerful for destruction and would do the job sufficiently। ठीक है, तो क्या बोल रहे हैं ऑथर कि जो आइस है वो किसका पैरेलल है? आइस किसके समानांतर? ठीक है, आइस किसके समानांतर है यहाँ पे? एक सेकेंड, ठीक है, समानांतर। ठीक है, अब तो आइस किसके समानांतर है? आइस कोल्ड हेट्रेड, आइस कोल्ड नफरत, घृणा। अब बताओ, आपने कोल्ड वॉर सुना है? कोल्ड वॉर का नाम सुना है? कोल्ड वॉर में क्या होता है? ठीक है, सपोज करो दो कंट्रीज हैं, उनके बीच कोल्ड वॉर चल रही है। ठीक है, तो कोल्ड वॉर का मतलब ये नहीं ठंडी लड़ाई, ऐसा नहीं। कोल्ड वॉर होना कि वो जो है ना अपनी जो मिलिट्री के फोर्सेस है ना वो नहीं यूज कर रहे हैं, मतलब कोई लड़ाई नहीं हो रही है वहां, कोई एक्शन नहीं हो रहा है, बट वो क्या कर रहे हैं? पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली, है ना, एक दूसरे से वॉर करते हैं, लड़ाई करते हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं उनके बीच में, टकराव होते हैं, पॉलिटिकली, पॉलिटिकली, ठीक है, जैसे साजिश करना, रंजिशें करना, है ना, ऐसे। तो यहाँ पे जो आइस कोल्ड हेट्रेड है ना वो इसी उसमें लिखा है कि लोग क्या करते हैं? साजिशें करते हैं लोगों के खिलाफ कि इसके पास ये चीज है तो क्यों है, या फिर कुछ भी, एक्स वाई जेड कुछ भी, है ना, तो उनके अंदर एक नफरत होती है ऐसी जो वो ऐसे तो शो नहीं करते, बट उस चीज का उनको बहुत ज्यादा ईर्ष्या होती है, जलन होती है, इन सब चीजों को लेके यहाँ आइस कोल्ड हेट्रेड बोला गया है। क्लियर? बट इफ द वर्ल्ड वर टू एंड ट्वाइस, अगर वर्ल्ड दो बार ही एंड होना है, दो बार ही खत्म होना है, स्पीकर फील्स दैट बेस्ड ऑन इज नॉलेज, उनकी नॉलेज के, उनके ज्ञान के हिसाब से, ठीक है, ह्यूमन हेट्रेड के जो ज्ञान है उनका कि भाई लोगों की नफरत कैसी होती है, घृणा कितनी ज्यादा एक्सट्रीम होती है, आइस वुड बी इक्वली पावरफुल फॉर डिस्ट्रक्शन एंड वुड डू द जॉब सफिशिएंटली। आइस भी फायर के बराबर ही
इक्वल अमाउंट में डिस्ट्रक्शन कर सकती है, ठीक है, चीजें तबाह कर सकती है और बहुत अच्छे से सफिशिएंटली अपनी जॉब भी पूरी करेगी, ठीक है। ये इसका एक्सप्लेनेशन है, एक बार देख लो। चलो नेक्स्ट, अब इसकी समरी देख लेते हैं, ठीक है, इसका सार देख लेते हैं कि इस पोम में पूरी क्या बात हुई है, वो देख लेते हैं, ठीक है। फायर एंड आइस इज अ मेटाफोरिक पोएम written by Robert Frost. The poem is a work of eschatology. ठीक है, फायर एंड आइस कैसी पोम है, एक मेटाफोरिक पोएम, ठीक है। मेटाफोर क्या होता है, अब मेटाफोर होना चीजों को इमेजिनेटिव वे में रखना, ठीक है। अब चलो देख लो, उस जो हमने फायर एंड आइस पढ़ी है अभी स्टोरी, उसके दो मीनिंग निकल के आते हैं। एक तो ये होता है कि जो दुनिया है वो पूरी तबाह हो जाएगी, कुछ बर्स्ट हो जाएगा ज़मीन में से, लावा वावा निकल के सब बर्स्ट हो जाएगा, दुनिया ख़त्म हो जाएगी। या फिर कोई बड़े बड़े जो पहाड़ होते हैं, ग्लेशियर्स होते हैं। ग्लेशियर्स क्या होते हैं, ग्लेशियर्स होते हैं कि जो बड़े बड़े पहाड़ होते हैं जिन पे बर्फ़ होती है वो नीचे आ जाएंगे, गिर जाएंगे, है ना। उनसे भी हो सकता है कि पूरी दुनिया तबाह हो जाए, है ना। तो इसका एक मतलब तो ये निकलता है। और दूसरा यहाँ पे जो ऑथर ने बताया वो क्या बताया कि लोग जो है ना वो खुद ही की रेस कैसे डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। वो अपने डिज़ायर्स की वजह से भी, अपनी इच्छाओं की वजह से भी डिस्ट्रक्शन कर सकते हैं और वो अपनी नफ़रत की वजह से भी डिस्ट्रक्शन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये होता है मेटाफोरिक व्यू, ठीक है, इमेजिनेटिव वे। क्लियर? रिटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट, द पोएम इज अ वर्क ऑफ एस्कैटोलॉजी। अब एस्कैटोलॉजी क्या होता है भाई, बहुत नया सा वर्ड लग रहा है। एस्कैटोलॉजी होता है, एस्कैटोलॉजी क्या होता है, स्टडी ऑफ एंड ऑफ थिंग्स, ठीक है। स्टडी करना, ठीक है, अलग अलग होता है ना जैसे। तो किस चीज़ की स्टडी, एंड ऑफ थिंग्स, किसी भी चीज़ का अंत कैसे होगा, ठीक है, जैसे डेथ हो गई, एंड ऑफ द वर्ल्ड हो गया, किसी भी चीज़ का एंड, उसकी जो स्टडी होती है दैट इज कॉल्ड एस्केटोलॉजी, ठीक है। In this poem, he depicted that when it comes to how the world will end, some people favor fire and some ice. जो हमने अभी पढ़ा कि इसने पोएम में क्या दर्शाया, डिपिक्ट करना, दर्शाना कि जब ये दुनिया खत्म हो रही होगी ना, ठीक है, तो उसके लिए लोग दो सजेशंस देंगे। एक बोलेंगे कि दुनिया आग से खत्म हो जाएगी और दूसरे बोलेंगे दुनिया बर्फ से खत्म हो जाएगी। According to him, the fire symbolizes burning desires, while the ice, on the other hand, describes ice cold hatred. ठीक है, तो उसके हिसाब से, पोएट के हिसाब से फायर क्या दर्शा रही है, फायर किसका सिंबल है यहाँ पे, बर्निंग डिजायर्स, आपकी एक्सट्रीम इच्छाएं, ठीक है, जिसमें आप सही गलत भूल जाते हो, वो इच्छाएं, ठीक है। और दूसरा आइस क्या दर्शा रही है, आइस कोल्ड हेट्रेड, ऐसी नफरत, घृणा, जिसमें आप बिल्कुल अंधे हो जाते हो, ठीक है। लाइकवाइज, एज फायर कैन स्प्रेड वेरी फास्ट एंड कॉज ग्रेट डिस्ट्रक्शन इन नो टाइम, ठीक है। अब फायर, कहीं आग लग जाए, 2 मिनट में सब राख हो जाता है। क्लियर? बिल्कुल सब राख हो जाता है, सब डिस्ट्रॉय हो जाता है, सब बर्बाद हो जाता है, तबाह हो जाता है। Likewise, our desires may also prove very destructive if they got out of control. ऐसा ही हमारी इच्छाओं के साथ होता है कि हमारी जो इच्छाएं हो ना, अगर वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती हैं, जैसा मैंने बताया कि हमारी जो इच्छाएं हैं ना, अगर हम उसमें सही गलत ही भूल जाएं, हम सही गलत का फैसला ही ना कर पाएं, है ना, तो इससे बहुत डिस्ट्रक्शन हो सकता है, इससे बहुत चीज़ें टूट सकती हैं, तबाह हो सकती हैं, ठीक है। चाहे रिश्तों की बात कर लो, चाहे दुनिया की बात कर लो, दोनों ही चीज़ें क्या हो सकती हैं, इस चीज़ से डिस्ट्रॉय हो सकती हैं। क्लियर? हेट्रेड कॉजेज स्लो डिस्ट्रक्शन लाइक आइस, बट इट इज़ ऑल्सो वेरी हार्मफुल। अब हेट्रेड में क्या होता है, आपकी नफरत है, धीरे धीरे बढ़ रही है, पहले आप कंट्रोल कर रहे हो, फिर और कंट्रोल कर रहे हो, फिर और कंट्रोल कर रहे हो, फिर वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है सिचुएशन, है ना। तो नफरत में ऐसा होता है, पहले आपको एक चीज़ बुरी लगती है, फिर आपको और चीज़ें बुरी लगने लग जाती है, तो क्या होता है, स्लो प्रोसेस है ना, बिल्कुल स्लो प्रोसेस है, बट डिस्ट्रक्शन इससे भी उतना ही होगा, रिश्ता टूटेगा, रिश्ता तबाह होगा। वैसे ही जो आइस है, ठंड हो जाएगी हर जगह, सब ठंडा ठंडा हो जाएगा या कुछ भी, ठीक है,
उससे भी क्या होगा, बहुत स्लोली, लेकिन डिस्ट्रक्शन उतना ही होगा जितना फायर से हो रहा है। आपकी हेट्रेड से डिस्ट्रक्शन उतना ही होगा जितना आपकी बर्निंग डिजायर से हो रहा है। ठीक है, तो ये जो पोएम थी ये इसी बारे में थी कि कैसे हम मनुष्य ही अपनी इच्छाओं, अपनी लालसा, है ना, इन वजहों से, अपनी घृणा, अपना कहते हैं ना बराबरी करने वाली चीज, है ना, ये सब चीजों की वजह से अपनी ही रेस खत्म कर देंगे। ठीक है, तो ये थी आपकी पोएम, इसका ये सार है। आई होप क्लियर हो गया होगा। चलो आगे चलते हैं। ठीक है, तो ये इसके वर्ड मीनिंग्स है। बिकॉज मैं कितना भी आपको वर्ड्स हिंदी में बता दूं, आपको आपकी कॉपी में आपके एग्जाम में लिखने इंग्लिश में ही पढ़ेंगे। तो एक बार देख लो, सिंपल सिंपल से हैं। डिजायर, अ स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ वांटिंग टू हैव समथिंग और विशिंग फॉर समथिंग टू हैपन। एक बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फीलिंग होना, बहुत पावरफुल फीलिंग होना कि ये चीज़ तो मेरे पास होनी ही चाहिए। इसको आप क्या कहते हो, डिजायर, इच्छा। फेवर, अप्रूवल, सपोर्ट। ठीक है, लोग फेवर कर रहे हैं उस चीज का, है ना, कि हाँ ये चीज ठीक है, अप्रूव कर रहा हूं मैं भी, पक्ष लेते हैं। पेरिश, डाई, खत्म। सफाइस, बी सफिशिएंट, इनफ होना। ठीक है। ग्रीड, लालच। इंटेंस एंड सेल्फिश डिजायर फॉर समथिंग। ठीक है, इंटेंस मतलब बहुत हद तक, बहुत हद के बाहर होना, बहुत इंटेंस होना, एक्सट्रीम होना। ठीक है। सेल्फिश डिजायर फॉर समथिंग, सेल्फिश कब होते हैं लोग, या सेल्फिश कब बोला जाता है लोगों के लिए, जब वो सिर्फ अपने बारे में ही सोचते हैं, दूसरों का नहीं सोचते, है ना। तो ऐसी सेल्फिश इच्छाएं कुछ करने की, किसी चीज के लिए या कुछ भी। एवरिस, एक्सट्रीम ग्रीड फॉर वेल्थ। वेल्थ क्या होता है, मनी, पैसा, है ना, उसकी बहुत ज्यादा इच्छा होना एवरिस कहलाता है। तो आप एवरिस और ग्रीड ऑलमोस्ट सेम ही है। क्रुएल्टी, क्रूरता। ठीक है, क्रुएलिटी का मीनिंग क्या हुआ, क्रुएल्टी का क्रूरता। ब्रुटैलिटी, इनह्यूमैनिटी, इंसान ही नहीं हो तुम, इतनी ज्यादा क्रूरता। कॉन्फ्लिक्ट, टकराव। ठीक है, सीरियस डिसएग्रीमेंट और आर्ग्यूमेंट, दो लोगों के बीच आर्ग्यूमेंट हो जाता है तो हम क्या कहते हैं, कॉन्फ्लिक्ट, है ना, टकराव होना। फ्यूरी, वाइल्ड और वायलेंट एंगर। ठीक है, फ्यूरी बहुत ज्यादा तेज और बहुत ज्यादा गंदा गुस्सा होता है ना, लोग बिल्कुल बर्दाश्त के बाहर गुस्सा हो जाते हैं, तो वो होता है आपका फ्यूरी। इनटॉलरेंस, अनविलिंगनेस टू एक्सेप्ट व्यूज, या इसको आप कह सकते हैं किसी भी चीज को सहने में अयोग्य लोग। ठीक है, बस मेरा व्यू है, मेरा ये है तो यही सही है, तुम कुछ भी बोलो, इट डजेंट मैटर। ऐसे लोग जो टॉलरेट नहीं कर पाते हैं, जो सहन नहीं कर पाते हैं कि दूसरा क्या बोल रहा है या दूसरा उन्हें कुछ समझा रहा है ना। रिजिडिटी, इनेबिलिटी टू बी बेंट और बी फोर्स्ड आउट ऑफ शेप। ठीक है, इनेबिलिटी, कोई चीज ना करने के योग्य, है ना, कोई चीज नहीं हो पाना। इनेबिलिटी, रिजिडिटी होना, अड़ जाना, अकड़, कहते हैं ना इसमें बहुत अकड़ है, तो वो अकड़, यहाँ रिजिडिटी जो यूज किया है वर्ड, वो उस कॉन्टेक्स्ट में यूज किया है। क्लियर। इनसेंसिटिविटी, लैक ऑफ कंसर्न फॉर अदर्स फीलिंग। हम कहते हैं ना यार तुम कितने इनसेंसिटिव हो, है ना। इसका एक एग्जाम्पल ले लो, कोई बहुत रोने धोने वाली मूवी आ रही है, ठीक है, आप हो इनसेंसिटिव और कोई पर्सन है आपके पास दैट इज वेरी सेंसिटिव, उसने रोना शुरू कर देना है और आप बैठ के आराम से देख रहे हो, यार इसमें क्या ऐसी बात है कि तू रो रहा है। ठीक है, तो दिस इज insensitivity. Coldness, the quality of lacking affection or warmth of feeling. Coldness, ठंडक, यही मीनिंग होता है वैसे तो, बट इस पोम के कॉन्टेक्स्ट में अगर हम बात करें तो कोल्डनेस मतलब रूखापन, उसको कोई मतलब ही नहीं है उसकी फीलिंग से, ऐसे लोग। इनडिफरेंस, लैक ऑफ इंटरेस्ट, कंसर्न और सिंपैथी, कोई दया भाव नहीं है ना, ऐसे लोग। हेट्रेड, घृणा, एक ऐसी एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग फीलिंग किसी चीज को डिसलाइक करने की, अच्छा ना लगने की, जिसको हम क्या कहते हैं बेसिकली, घृणा, नफरत। क्लियर। आ जाओ अब इसके क्वेश्चन आंसर्स पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, देयर आर मैनी आइडियाज अबाउट हाउ द वर्ल्ड विल एंड
Do you think the world will end someday? Have you ever thought what would happen if the sun got so hot that it burst or grew colder and colder? ठीक है, बहुत सारे आइडियाज है लोगों के पास, बहुत अनुमान लगाते हैं कि दुनिया ऐसे खत्म होगी, ऐसे खत्म होगी। ठीक है, ये सब चीजें सोचते हैं। क्या आपको भी ऐसा लगता है कि दुनिया किसी दिन खत्म होगी? ठीक है, हैव यू एवर थॉट व्हाट वुड हैपन? क्या आपने कभी सोचा है कि क्या होगा अगर जो सूरज है वो इतना गर्म हो जाए कि उसमें विस्फोट हो जाए, बर्स्ट होना, फटना, विस्फोट होना, और या फिर वो ठंडा 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 ही होता चले जाए? ठीक है, तो इसका आंसर देखते हैं। देयर आर डेफिनेटली मैनी आइडियाज अबाउट हाउ द वर्ल्ड विल एंड, एज एनीथिंग दैट हैज अ बिगिनिंग विल हैव एन एंड। ठीक है, पहली चीज का आंसर दे दिया आपने कि भाई बहुत सारे आइडियाज हैं। हाँ, तो भाई बहुत सारे आइडियाज हैं लोगों के पास, दुनिया कैसे खत्म होगी। ठीक है, कोई बोलेगा धरती फटेगी, कोई बोलेगा आसमान फटेगा। ठीक है, तो बहुत आइडियाज हैं लोगों के पास कि दुनिया कैसे खत्म होगी। ठीक है, अब अगर किसी चीज का जन्म हुआ है तो उसका मरण भी निश्चित है। ठीक है, किसी चीज का जन्म हुआ है तो उसका मरण भी निश्चित है ना? हम हैं, हम पैदा हुए हैं, तो हमारा मरना भी लिखा है। तो हर चीज जिसकी कोई बिगिनिंग है उसका एंड भी है। ये हो गया आपके सेकंड चीज का आंसर। दिस स्टैंड्स ट्रू फॉर द वर्ल्ड ऑल्सो, और ये चीज जो है दुनिया में भी ट्रू मानी गई है, दुनिया के लिए भी सही मानी गई है। If the sun got so hot that it burst, the whole earth would perish immediately, as no part of the earth can bear the heat of that intensity. अगर सूरज इतना गर्म हो जाए कि उसमें विस्फोट हो जाए, तो दुनिया का कोई कोना ऐसा नहीं है जो खत्म नहीं होगा। पूरी दुनिया विल पेरिश इमीडिएटली, हाथों हाथ पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी, क्योंकि दुनिया में ऐसा कोई भी हिस्सा नहीं है जो इतने लेवल की इंटेंसिटी, इतने हाई लेवल पे जो है ये चीज झेल पाए। ऐसा कोई हिस्सा नहीं है दुनिया का कि इतनी हीट झेल पाए। बट इफ द सन ग्रू कोल्डर एंड कोल्डर, द वर्ल्ड विल डाई ऑफ कोल्ड बिकॉज देयर विल बी नो सनलाइट। ठीक है, अब हमें पता है कि सनलाइट नहीं होगी तो बहुत सी चीज़ें नहीं होंगी, है ना? प्लांट्स के लिए ले लो, फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, है ना? वो नहीं होगा तो हमें पास खाना नहीं होगा। ठीक है, और भी बहुत सारे बेनिफिट्स हैं सन के, सनलाइट के। ठीक है, वो मैं डिस्कस नहीं करती अभी यहाँ। इसका सीधा सा मतलब क्या है कि अगर सन जो है ठंडा 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 होता चले जाएगा, ऑब्वियसली जम जाएगा, तो कोई सनलाइट नहीं होगी, है ना? कुछ भी नहीं होगा, तो अल्टीमेटली उससे क्या होगा, दुनिया खत्म हो जाएगी। ठीक है, ये थोड़ा स्लो है क्योंकि आइस के लिए क्या बोला था कि उससे डिस्ट्रक्शन स्लो है बट इक्वल है, तो वही यहाँ पे सेम बात है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर फ्रॉस्ट व्हाट डू फायर एंड आइस स्टैंड फॉर? हियर आर सम आइडियाज। अब देखो आपको ये वर्ड दिए हुए, ठीक है, अब इसमें से आपको बताना है कि इसमें से फायर के लिए कौन कौन से यूज में आ रहे हैं और आइस के लिए कौन कौन से यूज में आ रहे हैं। तो देखो वर्ड क्या क्या है, ग्रीड लालच, एवरेज स्ट्रॉन्ग लालच, क्रुएल्टी क्रूरता, लस्ट लालसा, कॉन्फ्लिक्ट टकराव, फ्यूरी एंगर, इंटॉलरेंस ना सहने योग्य, रिजिडिटी अकड़, इनसेंसिटिविटी फीलिंग्स नहीं है इतनी। ठीक है, कोल्डनेस इंडिफरेंस और हेट्रेड घृणा। ठीक है, अब इनमें से कौन से वर्ड हैं जो हम पहले ही ऑब्वियसली देख चुके हैं, हमें पता है कि कौन से आइस के लिए हैं, कौन से फायर के लिए हैं। तो बस सीधा से अकॉर्डिंग टू फ्रॉस्ट, फ्रॉस्ट के हिसाब से फायर स्टैंड्स फॉर, क्या क्या है फायर के लिए, मैं एफ लिखती हूँ फायर के लिए आगे, ग्रीड, फिर कॉन्फ्लिक्ट और फ्यूरी, क्रुएल्टी, लस्ट एंड एवरिस। ठीक है, ये सब क्या है, फायर के लिए है। ठीक है, आइस के लिए क्या हो गया, इनसेंसिटिविटी, कोल्डनेस, इंटॉलरेंस, इंडिफरेंस, हेट्रेड एंड रिजिडिटी। ठीक है, तो ये हो गए सारे फायर के लिए और ये हो गए सारे आइस के लिए। ठीक है, क्लियर है? इसी के साथ ये पोम, इसकी समरी, इसके क्वेश्चन आंसर्स, इसके एक्सप्लेनेशन, हर चीज़ होती है यहाँ पे फिनिश। आई होप समझ आया होगा। नहीं आया, कोई परेशानी है, कोई दिक्कत है, जस्ट सिंपली कमेंट योर क्वेश्चंस। ठीक है, जो भी प्रॉब्लम होगी
वो सॉल्व की जाएगी। ठीक है? तो हम यहाँ पे इस क्लास को करते हैं एंड। तब तक के लिए बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।